हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चलेगी। तो जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं DEET TGT नेशनल साइंस का कंप्लीट कोर्स पढ़ाऊंगा, तो आज मैं लेकर आया हूँ उसका पार्ट 3। जैसा कि हमने पीछे क्लास में पहले लेक्चर में थ्योरी पढ़ी थी, उसके बाद उस थ्योरी के क्वेश्चंस देखे थे। इसी तरह से हम यहाँ पे पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे NCERT को, चाहे वो PYQ के हों या जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उन सबको हम करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोग कंटिन्यू लेक्चर्स देखते रहें और नोट्स बनाते रहें और उसको अच्छे से रिवाइज करें। आपका एग्ज़ाम कभी भी हो, मान लीजिए दिसंबर में हो, जनवरी में हो, लेकिन आप नवंबर मान के तैयारी कीजिए ताकि हम उस सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँ। और जो भी फिजिक्स का है, बायो का है, वो सारा सिलेबस मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। तो हम देखते हैं आज का टॉपिक, जो कि ओम्स लॉ है। ये टॉपिक शायद सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन जो चैप्टर लिखा हुआ है पूरा, उसको समझने के लिए हम इस ओम्स लॉ को पढ़ेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैंने एनालिसिस करा, तो उसमें देखा है भले ये टॉपिक वहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन इससे वहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं या इसके जो फार्मूले हैं उनसे न्यूमेरिकल आए हुए हैं। तो हम किसी भी ऐसे टॉपिक को छोड़ नहीं सकते जो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो देखते हैं हम इसमें, जैसे कि ओम्स लॉ है, तो ये में क्या बताता है कि ओम का एक नियम था। उन्होंने मुझे बताया था कि जैसे कोई हमारे पास एक कंडक्टर है, यहाँ पे ये हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर को हिंदी में चालक कहते हैं। और इस पर हम जैसे ही कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई स्विच लगा दिया और यहाँ पे हमने कोई एक बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, तो ये हमने कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया। तो और यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा B, और मान लीजिए इस जो रेजिस्टेंस, ये जो चालक है, इसका रेजिस्टेंस R होगा, मतलब इसका प्रतिरोध R होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे इस स्विच को क्लोज करेंगे तो ये सर्किट, मतलब ये परिपथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे स्विच को क्लोज करें तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगी, मतलब विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी और वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इस तरह से फ्लो करती रहेगी। तो अब होगा क्या इसमें कि ये इस सर्किट बनाया था, मतलब ओम ने, और उसको ये देखा कि जैसे जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ये V है और ये I है, इन दो के मान को ओम ने देखा। क्या देखा कि मान लीजिए जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 था तो करंट भी 0 थी। जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया, मान लीजिए मैंने इसको करा 5 वोल्ट, तो यहाँ पे विद्युत धारा आ गई मान लीजिए 0.1 एम्पियर। जैसे ही मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को करा 10 वोल्ट, तो विद्युत धारा आ गई 0.2 एम्पियर। और जैसे ही मैंने करा मान लीजिए 15 वोल्ट, यह जाएगा 0.3 एम्पियर। ये करा 20 वोल्ट, तो जाएगी 0.4 एम्पियर। तो इस तरह से मतलब जो ओम थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करा। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है, मतलब जैसे जैसे विभवांतर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत धारा भी बढ़ रही है। तो उन्होंने एक नियम दिया इसको करने के बाद कि अगर ये यहाँ पे टेम्परेचर, इस मतलब जहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर, और ये जो कंडक्टर लिया है इसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वायर का, मतलब अनुप्रस्थ काट जो होता है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि अनुप्रस्थ काट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हिंदी में अनुप्रस्थ काट कहते हैं। और ये जो कंडक्टर है इसका मटेरियल, मतलब किस पदार्थ से बना हुआ है, अगर ये सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, मतलब इनको ना बदलें, तब जो हमारा करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो करंट है हमारा, वो विद्युत धारा, वो विभवांतर के समानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे आप पोटेंशियल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसी को मतलब एक इसका नियम बता दिया जो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। मतलब जो भी यहाँ पे हमने कंडक्टर के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा होगा, इसमें फ्लो होने वाली करंट उस पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसकी अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो वैसे तो ये होती है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, मतलब V को बढ़ाने पे I बढ़ेगी। ये एक्सपेरिमेंटली था। मैथमेटिकली बनाने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल टू IR। अब अगर मान लीजिए प्रोपोर्शनलिटी के उसमें क्वेश्चन आता है कि ओम के नियम के अनुसार कौन सा ठीक है, ये ठीक है कि ये, तो ओम के नियम के अनुसार ये वाला ठीक होगा।
और अगर वो कहेगा कि इक्वल टू में आएगा क्वेश्चन कि v इक्वल टू आई आर, मैथमेटिकली हम ये लिखेंगे v इक्वल टू आई आर, ये हमारा ठीक होगा। अब यहाँ पे जो r होता है वहाँ पे इस चालक का प्रतिरोध, कि इसका प्रतिरोध कितना है, मतलब इसका रेजिस्टेंस बताते हैं। तो लिखा मैंने कि वेयर आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है, तो वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर, मतलब ये जो वायर है ये हमारा किस मटेरियल का बना हुआ है। जैसे हम वायर लेने जाते हैं कोई मार्केट में, तो हम कहते हैं कि भाई कॉपर का वायर दो, तो जो कॉपर वायर होता है उसकी में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और जो एल्यूमिनियम का वायर होता है उसमें कम करंट फ्लो करेगा। अभी कम और ज़्यादा कैसे होता है अभी हम इसको आगे देखेंगे। और जैसे जैसे आप नेचर ऑफ मटेरियल चेंज करते रहेंगे, मतलब यहाँ पे जो वायर है उसका पदार्थ बदलते रहेंगे, वैसे वैसे वहाँ पे वैल्यू चेंज होती रहेगी कांस्टेंट आर की। इसके बाद ये एरिया ऑफ क्रॉस, नेचर ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड यहाँ पे लेंथ भी आएगा, मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, लेंथ ऑफ कंडक्टर कि ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ कितनी है, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपने वायर की लेंथ जो लंबाई है वो कम ली है तो करंट वहाँ पे बढ़ जाएगा, और आपने अगर लंबाई ज़्यादा ले ली तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम करने पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसको हम अभी आगे देखेंगे। अभी केवल हमें ये पढ़ना है कि जो रेजिस्टेंस हमारा होता है, प्रतिरोध होता है, वो किस किस पे निर्भर करता है। तो रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। इन्हें कि इस नियतांक आर का मान चालक का पदार्थ और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई वायर है, अगर हम इसको बीच से कट कर दें तो कट करने पे हमें इस तरह सर्कुलर वहाँ पे एरिया दिखेगा, एक क्षेत्रफल दिखेगा उस वायर का, उसे हम अनुप्रस्थ काट कहते हैं। और चालक का तापमान, मतलब किस टेम्परेचर, ये जो वायर है इसका टेम्परेचर क्या है, तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपके एमसीक्यू में आएगा कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, तो इसमें कोई भी एक ऑप्शन दे रखा होगा, हम उसको देख के वहाँ पे टिक करेंगे। ऐसे ही इसी फार्मूले को हम आई इक्वल टू वी अपॉन आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो V है वो हमारा क्या है, विद्युत विभवांतर है। यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको, जैसे I इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है, तो हमें पता लग रहा है कि जो I है करंट, वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, विद्युत विभवांतर बढ़ाओगे, तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी। तो इस पर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें तो करंट का जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो करंट भी यहाँ पे डबल हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को अगर हम हाफ कर दें तो करंट कितनी हो जाएगी, तो करंट भी हाफ हो जाएगी। ऐसे ही आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसमें क्या होगा कि आर को अगर हम आधा करेंगे तो जो करंट होगी वो डबल हो जाएगी। अगर आप आर को डबल करेंगे, मतलब रेजिस्टेंस को डबल करेंगे, तो करंट भी यहाँ पे हाफ हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस तरह को आप उसको ध्यान रखें, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अब इसी फार्मूले को आप देखिए, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। अब ये जो v अपॉन आई है, इसका जो रेशियो है आर, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हमें दे रहा है, मतलब कि ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम सर्किट में v को चेंज करें तो i पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। भाई i क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और वो कांस्टेंट वैल्यू किसकी, इसकी कंडक्टर की है। तो हम चाहे यहाँ पे बैटरी 5 वोल्ट की लगाएं, चाहे बैटरी 10 वोल्ट की लगाएं, इसका जो रजिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसे अगर हम करंट है, करंट की वैल्यू को कितना भी चेंज करते रहें तो करंट के चेंज करने पे भी रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि v अपॉन आई जो है वो एक कांस्टेंट है, चाहे v को बदलें चाहे i को बदलें, रेजिस्टेंस की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पेपर में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि हमने मान लीजिए विद्युत विभवांतर यानी कि वोल्टेज की वैल्यू को डबल कर दिया है, तो बताइए कि रेजिस्टेंस पे कितना फ़र्क पड़ेगा। तो पता नहीं है कि रेजिस्टेंस जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, वो v और i पे डिपेंड नहीं करती है। v और i चेंज करने पे r चेंज नहीं होगा, तो r जो है वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, उस पर कोई भी मतलब चेंज नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि V की चेंज करें चाहे I को चेंज करें, R चेंज नहीं होगा। लेकिन इसका उल्टा है, अगर हम R को चेंज कर देते हैं तो I चेंज हो जाएगा हमारा। ये हमने यहाँ पे पढ़ा है कि हम मान लीजिए रेजिस्टेंस को हाफ करते हैं तो करंट यहाँ पे डबल हो जाएगी। रेजिस्टेंस को आप डबल करेंगे तो करंट हाफ हो जाएगी। तो R के बदलने पे I तो बदल रहा है, लेकिन I के बदलने पे R कभी नहीं बदलता है, क्योंकि R V/I होता है और ये में एक कांस्टेंट वैल्यू है। जो R होता है इसका मान हमने अभी देखा कि किस किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसके बाद देखते हैं कि जैसे ओम थे, उन्होंने अपना प्रयोग करा, मतलब एक्सपेरिमेंट करा, तो इससे उन्होंने क्या करा, ग्राफ बनाया। तो उन्होंने देखा कि ये जो हमारा I और V के बीच में जो ग्राफ बनता है, हम जैसे मैथ में हम लोग X और Y के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, ऐसे उन्होंने I और V को ग्राफ प्लॉट करा। तब उनका जो ग्राफ था वो जितनी बार भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा तो उसके लिए कैसी एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी ओरिजिन से। ध्यान रखें ये हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगी, क्योंकि जब V का मान 0 तो I का मान भी 0 होगा। ये हमेशा 0,0 कोऑर्डिनेट कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे जैसे ये मैंने I इधर लिया y एक्सेस पे और V लिया है x एक्सेस पे। यहाँ पे लिखेंगे हम x एक्सेस और यहाँ पे आ जाएगी ये y एक्सेस। तो इसका अगर हम स्लोप निकालें तो स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, और अगर I इधर है, अगर हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें तो I हम यहाँ मान सकते हैं। तो tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस तरह से जो इसकी स्लोप होगा I/V आएगा। स्लोप को हिंदी में लोग प्रवणता कहते हैं, वैसे तो ढाल कहते हैं, लेकिन जो मैथमेटिकल वर्ड है जो एनसीईआरटी वगैरह मेंटेन लिखा हुआ है वो प्रवणता लिखा हुआ है। तो I y एक्सेस पे और V x एक्सेस पे, तब जो हम इसकी स्लोप अगर निकालें तो I/V आएगा। और ये जो I/V होता है ये हमें कंडक्टेंस देता है। तो ध्यान रखें कभी भी अगर ओम्स लॉ का क्वेश्चन आता है तो अगर करंट की वैल्यू y एक्सेस पे है और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू x एक्सेस पे है, तब वो पूछेगा कि बताइए इसकी स्लोप की वैल्यू हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करती है, कौन सी भौतिक राशि को दिखाती है। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि ये चालकता को बताती है। हमें यहाँ पे जो स्लोप निकल के आएगा, प्रवणता निकल आएगी, वो हमें चालकता का मान देगा। ऐसे ही अगर V हमारा यहाँ है y एक्सेस पे और x एक्सेस पे करंट है, तो अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे यहाँ पे, भाई अब V यहाँ आ जाएगा और आप tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये V परपेंडिकुलर और ये बेस I आ जाएगा। यहाँ पे जो स्लोप होगा हमें वो रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। तो इस तरह से अगर ग्राफ का क्वेश्चन आता है उसमें स्लोप का क्वेश्चन बनता है तो आप ये कौन सी एक्सिस पे क्या लिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही इसको बताएं, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के चांस यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से हमने इसको ओम्स लॉ को देखा। अब एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि जो ओम्स लॉ हमारे पास है ये थ्योरेटिकल वो नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया। तो ये क्या है, हमारा एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। तो अब हमने यहाँ पे जैसे ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि रेजिस्टेंस को हमें डिटेल में पढ़ना है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हिंदी में हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है कि जैसे किसी के चलने में अगर कोई दुविधा उत्पन्न करे तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। मान लीजिए जैसे एक रोड है और रोड पे आप जा रहे हैं और वहाँ पे अगर ये गड्ढे आ गए हैं बहुत सारे, तो ये गड्ढे क्या करेंगे? हमारे चलने का विरोध करेंगे, मतलब हम आगे चलना चाहेंगे लेकिन गड्ढे की वजह से हम क्या करेंगे? रुक रुक के चलेंगे लेकिन रुक रुक के चल पाएंगे। तो ये जो गड्ढे होंगे, या कभी कभी हम रोड पे जाते हैं तो बहुत सारी भीड़ मिल जाती है हमें, तो हम धीरे चल पाते हैं आगे की तरफ, तो जो भीड़ है तो ये सब हमें मतलब हमारे आगे चलने को रोकते हैं हमें। तो इसी तरह से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है किसी कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे है जो उसको रोकती है कि भाई करंट आगे की तरफ। अब करंट चार्ज पार्टिकल की वजह से फ्लो होती है, तो फिर चार्ज पार्टिकल्स का अपोज होता है कि चार्ज पार्टिकल आगे ना जाए। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कंडक्टर की होती है जो करंट का अपोज करे उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। देखा जाए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड
रजिस्टेंस, हिंदी में कि चालक का वह गुण जिसके कारण यह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। अब किसी भी तो प्रतिरोध का हमने ओम्स लॉ से फॉर्मूला ये पढ़ा था, R=V/I। तो मैंने बताया था कि जो हमारा प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज और करंट के चेंज करने पे चेंज नहीं होगा, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ये हमारी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगी। अब जो ऐसा यूनिट होता है हमारा पास रेजिस्टेंस का, वो हमारे पास ओम होता है। कितना होता है? ओम। तो MCQ में आ सकता है कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो हम बताएंगे वहाँ पे ओम इसकी ऐसा यूनिट होती है। फिर 1 ओम की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। तो 1 ओम की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले लोग पॉइंटों को हम यहीं से उठाएंगे कि व्हेन 1 वोल्ट voltage is applied across the end of conductor, then current flow through a conductor is 1 ampere, then resistance is called 1 ohm। मतलब अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और वहाँ पे अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट अप्लाई किया आपने, तो जो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा उसको हम 1 ओम कहेंगे। तो ऐसे हिंदी में कि जब किसी चालक से सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, उसका चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो 1 ओम की डेफिनेशन भी याद रखें। अब सबसे मेन पॉइंट आता है कि फैक्टर अफेक्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये हमारे सिलेबस में भी मेंशन है हेडिंग कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहला मैंने लिखा कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, मतलब आर जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब समानुपाती भी कहते हैं हिंदी में वर्ड, ये अनुक्रमानुपाती भी होता है, दोनों का मतलब एक ही है। मतलब जैसे अगर आपने कोई छोटा वायर लिया है तो उसकी रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, अगर आप वायर लेंथ लंबा कर देंगे तो उसकी लेंथ जो है बढ़ जाएगी, तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन इसी तरह से आएगा कि जैसे लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और शॉर्ट वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। तो इस तरह से ध्यान रखें कि अगर हम लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम करता रहेगा। हिंदी में लिखा है कि अगर किसी भी वायर की आप लंबाई कम करेंगे तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा, अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ऐसे क्या रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। मतलब रेजिस्टेंस होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि मतलब अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दें तो करंट हमारी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इन तीनों चीज़ को एक साथ रिलेट करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने बढ़ाया, रेजिस्टेंस कम हुआ, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी हमारी। ऐसे अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसको अगर हम कम करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसका एरिया बढ़ेगा तो उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो वायर की थिकनेस बढ़ जाएगी, तो थिक वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। ऐसे अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कम करें तो वायर थिन हो जाएगा, तो थिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो आप ध्यान रखें थिक वायर का रेजिस्टेंस कम और थिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे कहेगा नहीं कह रहे हो, थिक और थिन लिखेगा वहाँ पे। तो थिक और थिन का मीनिंग समझ जाएंगे। तो थिक का मतलब क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और थिन का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। तो उसके डिपेंड पे हम यहाँ पे करेंगे कि एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कम हो जाएगी, एरिया क्रॉस सेक्शन आपने कम कर दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अब जैसे हम लोग मार्केट में वायर खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं कि कॉपर का वायर और एल्यूमिनियम का वायर, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि वायर किस मटेरियल का बना हुआ है। तो मोस्टली वैसे तो बेस्ट कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर कॉस्टली होता है तो सिल्वर को प्रेफरेंस ना करके हम लोग
इसको प्रेफरेंस देते हैं, मतलब कॉपर को या एल्यूमिनियम को। ये भी हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो अगर पेपर में पूछा जाता है कि बेस्ट कंडक्टर क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, तब आप बताएंगे सिल्वर। अगर वहाँ पे पूछा गुड कंडक्टर कौन सा है, तब आप बताइए कॉपर। तो इसीलिए मतलब कि कॉपर, एल्यूमिनियम, नेचर ऑफ मटेरियल जैसे चेंज होता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। लास्ट में आता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जैसे कोई वायर है, अगर उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने से वहाँ पे करंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो इस तरह से मतलब टेम्परेचर से कैसे होता है कि वायर होता है, वायर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं, तो कोलिजन से वहाँ पे एनर्जी डेवलप होती है जो कि हीट की फॉर्म में आती है। तो वहाँ पे हीट से क्या होता है कि एनर्जी लॉसेस वगैरह होता है और रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज कर जाता है वहाँ पे। तो यही यहाँ सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे, जैसे ये आर डायरेक्टली एल है, आर इनवर्स 1/n है। जब इन दो इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं फर्स्ट और सेकंड को, तो फॉर्मूला निकल के आता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और इसको हम लिख सकते हैं जैसे आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन निकल के आता है। अब ये जो रो होता है इसको हम रजिस्टिविटी कहते हैं, RESISTIVITY, रजिस्टिविटी। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधक, हिंदी में इसको प्रतिरोधक कहते हैं। और रजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं हम लोग, रजिस्टिविटी को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो हमारे पास होता है रजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर कहते हैं इसको। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। तो रो, अब हम समझते हैं कि रजिस्टिविटी एक्चुअली में होती क्या है। रजिस्टिविटी क्या होता है, होता तो ये रजिस्टेंस ही है, बस एक स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दो वायर हैं, मान लीजिए एक ये एल्युमिनियम का वायर है और एक ये हमारे पास कॉपर का वायर है। तो अगर इनकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, ऐसे इसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। अब आप जब इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो जो भी रेजिस्टेंस आएगा 1 मीटर वायर का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह देते हैं। तो जैसे हमें कोई भी कंडक्टर को डिफाइन करना होता है कि भाई कौन सा कंडक्टर अच्छा है, कौन सा कंडक्टर अच्छा नहीं है, तो उसकी या तो रेजिस्टेंस से देखेंगे या रजिस्टिविटी को देखेंगे कि जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी रजिस्टिविटी कम तो उसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो हम ऐसे मटेरियल्स को प्रेफर करते हैं जिनकी रजिस्टिविटी कम हो। तो अगर किसी वायर की लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस पर जो भी रेजिस्टेंस निकल के आएगा तो उसको हम उसकी रजिस्टिविटी कहेंगे, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो हमारे पास ओम मीटर होती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आज 2 टॉपिक कवर करे हैं, 2 क्या 3। एक हमने कवर करा है ओम्स लॉ, आप ओम्स लॉ को पढ़ें अच्छे से, उसके फॉर्मूले पढ़ें और जो भी उसमें थ्योरी बताई है। दूसरा हमने रेजिस्टेंस को पढ़ा है और तीसरा हमने पढ़ा है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो इस तीनों टॉपिक को आप पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, उसको समझें। और अगर कोई भी डाउट होता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें और इसको पढ़ें। और मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट जो भी यहाँ पे बनाऊँगा लेक्चर, उस नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊँगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि एक लेक्चर में चलेगी थ्योरी, दूसरे लेक्चर में NCERT, PYQ या जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे मैं कवर करूँगा।